नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है शैक्षिक अनुसंधान। उसके साथ साथ हम शैक्षिक प्रशासन की संरचना, केंद्र एवं राज्य सरकार के शैक्षिक प्रशासन की संरचना का भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान क्या है। शैक्षिक मतलब शिक्षा होता है, अनुसंधान मतलब होता है खोज। ऐसा खोज जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। इसे इंग्लिश में एजुकेशनल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं टॉपिक शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है। शैक्षिक का संबंध होता है शिक्षा से, प्रशासन का संबंध होता है एडमिनिस्टर से। ठीक है, एडमिनिस्टर अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में इसका जो रूपांतरण है एडमिनिस्टर का वो है प्रशासन। और जो लैटिन भाषा में ये एडमिनिस्ट्रेट लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है काम करवाना। तो ये हुआ हमारा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। आगे चलते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार की जो शैक्षिक प्रशासकीय संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम केंद्र सरकार की शैक्षिक प्रशासकीय संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत 1957 ईस्वी में केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला है शिक्षा मंत्रालय और दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब वैज्ञानिक खोज। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय के मुख्य रूप से दो कार्य हैं। पहला है समस्त देश की शिक्षा नीति का निर्धारण करना, शिक्षा की जो नीतियां हैं, नियम है, कानून है, उसका निर्धारण करना। और दूसरा है विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणाली की एक रूपता की स्थापना करना, मतलब जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें कोई भेदभाव ना रहे, असमानता ना रहे, उसमें एक समानता रहे, उसमें कोई असमान भिन्नता ऐसा कुछ भी ना रहे, उसमें सिर्फ एक रूपता रहे, एक संरचना। ठीक, अब हम देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कितने विभाग हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के टोटल 9 विभाग हैं। पहला है प्राथमिक तथा बेसिक शिक्षा विभाग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा विभाग, तीसरा उच्च शिक्षा विभाग, चौथा हिंदी तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग, पांचवा व्यायाम मनोरंजन विभाग, ठीक, छठवां समाज कल्याण विभाग, सातवां छात्रवृत्तियों का विभाग जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह ये सब होता है, और आठवां प्रशासन विभाग मतलब कि पुलिस, और नौवां शोध या प्रकाशन विभाग। इसमें मिस्टेक हो गया है, प्रशासन नहीं होगा, प्रकाशन होगा। शोध मतलब जैसे कि कोई पुस्तक लिखी गई है, आप उसको संशोधित करके तब उसको प्रकाशित करें, वही शोध और प्रकाशन विभाग का अर्थ है। तो अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय को जो परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने की निम्न संस्थाएं हैं। ठीक है, पहला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। पहला क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। तो इसमें भारत सरकार द्वारा जो मनोनीत 15 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लोकसभा द्वारा निर्वाचित 3 तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य, अंतर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत 2 सदस्य तथा प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं। इस मंडल का एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मंडल की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य की जाती है, इसीलिए राज्य सरकार इस मंडल की सलाहों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मंडल जो सलाह दे रहा है आप उसको माने ही, आप उसको ना भी मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस आयोग में 9 सदस्य होते हैं। इस आयोग
आयोग का जो कार्य होता है वो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर के उत्थान के विषय में परामर्श या सलाह देना होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय से उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में सूचना प्राप्त करना होता है। उसके बाद विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जांच करना होता है। यही इस आयोग का मतलब है। फिर तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो यह परिषद माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के संबंध में विचार करती है। तो चौथे नंबर पे चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा परिषद। जो प्राथमिक शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना 17 जून 1957 को की गई थी। इसका अध्यक्ष भारत सरकार का शिक्षा सचिव होता है और इसका जो कार्य होता है वो भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में परामर्श देना होता है। और पाँचवें नंबर पे चलते हैं हम, तो उच्च शिक्षा परिषद। उच्च शिक्षा परिषद इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो कार्य है वो गांव की शिक्षा यानी कि ग्राम्य शिक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देना है। छठवें नंबर पे चलते हैं, केंद्रीय समाज सेवा मंडल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी और इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त भी 12 सदस्य होते हैं। मतलब कि इसमें अध्यक्ष तो होते हैं, उनके भी अतिरिक्त 12 सदस्य होते हैं। इसका कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए संगठनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि जैसे NGO प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सातवें नंबर पे हो गया शारीरिक तथा मनोरंजन परामर्शदाता मंडल। इसका जो पुनर्गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था और इसका जो कार्य है भारत सरकार की शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधी मामलों में परामर्श देना है। आठवां हो गया दृश्य श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय मंडल। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी और यह दृश्य श्रव्य शिक्षा के संबंध में उपकरण तैयार करना इसका मेन मकसद है। नौवां हो गया अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद। इस परिषद का जो कार्य है वो भारत सरकार में क्रीड़ा संबंधी मामलों में परामर्श देना होता है। तो ये मेरा हो गया शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने की जो संस्थाएं थी उसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं राज्य सरकार की शैक्षिक प्रशासकीय संरचना के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें शिक्षा निदेशक। तो ये राज्य की शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए अब अलग अलग शिक्षा निदेशकों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग का अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है। और दूसरा है उप शिक्षा निदेशक। ठीक है, तो शिक्षा निदेशकों के कार्यों में सहायता हेतु उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि ये शिक्षा निदेशकों के कार्यों में सहायता प्रदान कर सके। उसके बाद तीसरा है जिला विद्यालय निरीक्षक। राज्य में माध्यमिक शिक्षा हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। वह जिले के शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मंडल स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को मेरठ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, उत्तराखंड, लखनऊ और देवी पाटन, ठीक है, टोटल 9 मंडलों में विभक्त किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। प्रत्येक जिले की शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक पर होता है। वह जिले के प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है। उसके आगे टॉपिक देखेंगे राज्य शिक्षा से संबंधित निकाय। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पे आएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में और इसमें जो संशोधन किया गया था 1921 में एक अधिनियम के तहत की गई। मतलब
स्थापना 1921 में एक अधिनियम के तहत की गई थी, जिसमें संशोधन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका जो कार्य था वो राज्य के माध्यमिक व हाई स्कूल विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना। सेकंड है विश्वविद्यालय अनुदान समिति। इस समिति के जो सदस्य होते हैं वो राज्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये उच्च कोटि के शिक्षाविद होते हैं। यह समिति विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। तीसरा हो गया क्षेत्रीय पंच निर्णय मंडल। माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों और प्रबंध समितियों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उन पर निर्णय देने के लिए क्षेत्रीय पंच निर्णय मंडलों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। उसके बाद चौथा है प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन इस प्रकार इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो गई है। 5वें नंबर पे आता है माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन राज्य शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों के अधीन है। ठीक है दोस्तों। और वेतन भुगतान राज्य सरकार के हाथ में है। 6ठे नंबर पे मेरा आता है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रबंध। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, पंतनगर, रुड़की, अवध, पूर्वांचल और काशी विद्यापीठ हैं। इसके अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय स्तरीय जिला शिक्षा के स्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो रही है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा एक केंद्र एवं राज्य सरकार की जो शैक्षिक प्रशासकीय संरचना थी वो भी कंप्लीट हुई हो। तो अगर दोस्तों आपको और भी ऐसे अच्छे टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।